हेलो फ्रेंड्स। मैं वैद्य सोहम मदनकर। आज अ, आज से चरक संहिता ये विषय हम अध्ययन के लिए शुरू करने जा रहे हैं। तो चरक संहिता पढ़ते समय हमें चरक संहिता, इस संहिता का पूरा स्ट्रक्चर, यानी इसमें क्या क्या बातें बताई गई है, या कोई भी विषय पढ़ने से पहले उस विषय के संबंधित अ, जानकारी होनी ज़रूरी होती है। तो आज हम वही चरक संहिता के बारे में आज ये लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चरक संहिता को अग्निवेश तंत्र ऐसे कहा गया है, क्योंकि ये जो चरक संहिता है ये अग्निवेश अग्निवेश तंत्र कहने का इसका तात्पर्य ये है कि उसका तंत्रकर्ता जो है वो अग्निवेश है। तंत्रकर्ता यानी जिसे भी उसको उपदेश किया है, जिसने भी उसको उपदेश किया है और उसका उपदेश सुनकर उसने जिसकी रचना की है उसे तंत्रकर्ता कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे उपदेष्टा ये आत्रेय पुनर्वसु है। उपदेष्टा यानी उपदेश करने वाला। तो आत्रेय पुनर्वसु ने उपदेश किया है वो चरक संहिता के बारे में। तो उसका अग्निवेश जी ने उसका तंत्रकर्ता यानी उसको लिखा है, उसको वो संहिता के रूप में उसका स्वरूप दिया है, इसलिए उसको वो एक तंत्र की तरह है। तो तंत्रकर्ता है अग्निवेश, उपदेष्टा है आत्रेय पुनर्वसु। और उसके बाद में अग्निवेश ने जो चरक संहिता लिखी थी उसका जो स्वरूप था उसको चरक जी ने उस पर संस्कार किए, यानी उसमें कुछ शुद्धियाँ की, कुछ अपने मन से वहाँ पे कुछ एडिशन किया है। और उसके बाद में जो संहिता बनी है, तो तब से ही उस संहिता को चरक संहिता ये नाम दिया गया है। इसलिए उसका पहले का नाम जो था वो अग्निवेश तंत्र था और उसको ही चरक संहिता कहते हैं। तो ये इसके लिए कि अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते, ये हमें ये हर चरक संहिता के हर अध्याय के एंडिंग में ये श्लोक दिखता है, क्योंकि इसका जो पुनर्रचना है वो आचार्य चरक जी ने की है। इसलिए प्रति संस्कर्ता ये आचार्य चरक जी है। और चरक जी ने जब वो जो चरक संहिता लिखी थी, पर उसमें भी दृढ़बल ये आचार्य थे, उन्होंने इनको संपूर्ण कर्ता कहा गया है। तो संपूर्ण कर्ता यहाँ पे उनको कहा गया है दृढ़बल को। तो ये दृढ़बल को संपूर्ण कर्ता क्यों कहा कि क्योंकि ये जो चरक संहिता थी वो जब उपलब्ध हुई वो अधूरे प्रमाण में थी। उसको पूरा करने के लिए दृढ़बल ये जो आचार्य आए, उनको लगा कि ये चरक संहिता कुछ अधूरी है, कुछ उनमें अध्याय नहीं है, कुछ विषय पूरे नहीं है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो है दृढ़बल जी ने उस चरक संहिता को पूरा करने का काम किया है। तो उन्होंने सिद्धिस्थान और कल्पस्थान के 12 जो अध्याय है उन्होंने सिद्धिस्थान के 12 अध्याय और कल्पस्थान में 12 अध्याय और साथ में चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय, ऐसे कुल मिला के 41 चैप्टर का उनमें जोड़े हैं। जो पुरानी चरक संहिता थी वो अधूरी थी, उसमें आचार्य दृढ़बल ने अपने ज्ञान से 41 चैप्टर वो उसमें जो ऐड किए हैं। उसमें सिद्धिस्थान के 12 चैप्टर है
और कल्पस्थान के 12 अध्याय हैं, चिकित्सास्थान के 17, ऐसे कुल मिला के 41 अध्यायों का आचार्य दुर्बल जी ने चरक संहिता में पूरा करने का योगदान इसलिए वहाँ पे दिया है, इसलिए उनको संपूर्ण करता कहा गया है। तो ये हो गई चरक संहिता की नींव कि चरक संहिता कहाँ से आई है और अभी जो चरक संहिता है वो किन के द्वारा बताई गई है, उसमें किन आचार्यों ने उसका संपूर्ण किया है, किसने प्रतिसंस्करण किया है, ये जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है। और ये जानकारी के माध्यम से ही हम वो ग्रंथ को प्राइमरी लेवल पे जोड़ सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ये अथर्ववेद का उपवेद माना है और अथर्ववेद के उपवेद मानने से आयुर्वेद को भी कोई कोई आचार्यों ने पंचम वेद कहा है। तो आयुर्वेद जो अभी हमारी जनरेशन जो है वो पढ़ रही है, तो उसका माध्यम चरक संहिता है। एक प्रकार से चरक संहिता ये काय चिकित्सा प्रधान श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो ऑथेंटिकेट सोर्स जो है हमें पढ़ने का, और चरक संहिता ही अभी है। ये बृहत्रयी है और बृहत्रयी में सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, ये अन्य संहिता भी है, पर हम यहाँ पे चरक संहिता पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि चरक संहिता में कुल मिला के 8 स्थान है, और ये इन 8 स्थानों में 120 अध्याय बताए गए हैं। तो इसमें से सर्वप्रथम सूत्र स्थान है। सूत्र स्थान को श्लोक स्थान भी कहा गया है। श्लोक स्थान है तो उसमें 30 अध्यायों का वर्णन किया है। उसके बाद में निदान स्थान है। निदान स्थान में 8 अध्यायों का वर्णन किया गया है। उसके बाद में वहाँ पे विमान स्थान बताया है। विमान स्थान में स्थान को ही मान स्थान बताया गया है। मान स्थान यानी मान यानी परिमाण। कोई भी वस्तु या चीज़ वहाँ पे उनकी संख्या बताई गई है, उनका मापन जो है वो बताया गया है। तो वो उसमें विमान स्थान में 8 अध्यायों का वर्णन किया गया है। शारीर स्थान, तो सॉरी, शारीर स्थान, यहाँ पे शारीर स्थान जो है उसमें 8 अध्यायों का वर्णन है। शारीर स्थान को आश्रय स्थान कहा गया है। इंद्रिय स्थान में 12 अध्यायों का वर्णन किया गया है। इंद्रिय स्थान को अरिष्ट स्थान कहा गया है। अरिष्ट यानी ये स्थान ऐसा है कि यहाँ पे जो ये है कि आदमी की मृत्यु जब होती है या मृत्यु समीप होती है, तो उसके जो भी लक्षण, मृत्यु के पहले जो भी लक्षण मानव के शरीर में दिखाई देते हैं, तो वो लक्षणों के बारे में अरिष्ट स्थान में यानी इंद्रिय स्थान में वर्णन किया है कि कौन से लक्षण जब दिखने लगते हैं तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की वो लक्षणों के आधार पर बता सकते हैं कि इनकी मृत्यु
कितने दिन में और कितने मास में या कितने घंटों में होने वाली है, ये बताने का ही जरिया या बताने का जो विज्ञान है वो इंद्रिय स्थान से हमें पता चलता है। उसके बाद चिकित्सा स्थान यानी औषध स्थान, इसमें हर एक व्याधि की चिकित्सा बताइए है, अवस्थानुसार, व्याधि बलानुसार, शरीर रुग्ण बलानुसार चिकित्सा कौन से कल्प यूज़ करने चाहिए, कैसे यूज़ करने चाहिए, ये सब ये चिकित्सा स्थान में बताया गया है। तो चिकित्सा स्थान में कुल मिला के 30 अध्याय है। उसके बाद में कल्पस्थान, उसको विकल्प स्थान भी कहा गया है। तो विकल्प स्थान यानी कल्पस्थान में 12 अध्याय और सिद्धि स्थान में 12 अध्याय। तो यहाँ पे जो हमने बात की थी जब भी कि जो ये है क्या है कि दृढ़ बल आचार्य को संपूर्ण करता कहा है। तो उन्होंने जो चारक संहिता अधूरे फॉर्म में उनको वहाँ उपलब्ध थी, तब उन्होंने कल्पस्थान के 12 अध्याय, सिद्धि स्थान के 12 अध्याय और चिकित्सा स्थान में 17 अध्याय, ऐसे कुल मिला के 41 अध्याय ये चरक संहिता में जो जोड़ के उसको पूरा करने का काम दुर्लभ आचार्य जी ने किया है। तो ऐसे चरक संहिता जब हम शुरू करेंगे अभी, तो चरक संहिता में पूरे ये 8 स्थान और उसमें से उसके जो 120 अध्याय है वो हम आगे में पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम जब ये जो स्थान है जैसे चरक संहिता में का डिस्ट्रीब्यूशन इन स्थानों के हिसाब से दिया गया है, तो इसमें सबसे मेन जो है सूत्र स्थान। तो सूत्र स्थान में वैसे कि चरक संहिता ये काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, पर काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ होने के बाद भी सूत्र स्थान ये ऐसा स्थान है कि उसको श्लोक स्थान कहा गया है, उसका एक पर्टिकुलर महत्व है। तो चरक सूत्र स्थान 30वें अध्याय के 45 श्लोक में उन्होंने कहा है कि श्लोक स्थानम समुद्दिष्टम तंत्रस्यास्य शिरः शुभम। ऐसे उन्होंने कहा है कि जो श्लोक स्थान है यानी सूत्र स्थान है उसको शिर की उपमा उन्होंने दी है। तो वैसे शीर की उपमा जो दी है, और शीर ये उत्तमांग है। जैसे चरक चिकित्सा 30 में उन्होंने आगे में जाके कहा है कि स्थानम षष्ठम ही तंत्रस्य रहस्यम परम उत्तमम। तो यहाँ पे जो ये कहा है कि ये जो स्थान है वो उत्तमम है यानी श्रेष्ठ स्थान है। उत्तमम यानी उसकी लैंग्वेज में ये श्रेष्ठ स्थान है। तो सूत्र स्थान ये अगर हम वहाँ पे जो डायग्राम दी है पर्टिकुलर व्यक्ति का शीरस्थान, हमारे मनुष्य शरीर में सबसे विकसित ये कोई अवयव होगा तो वो शीर है। और शीरस्थान यानी हम उसको सूत्रस्थान की उपाधि अगर देते हैं वैसे संहिता के माध्यम से, तो ऐसा कंसिडर भी कर सकते हैं कि उसके 2 हाथ, तो हाथ यानी जो बाकी के स्थान हैं तो निदान स्थान या कल्प स्थान भी हो सकते हैं। निदान स्थान ये ऐसा स्थान है कि निदान स्थान में 8 ही अध्याय बताए गए हैं। तो निदान स्थान और कल्प स्थान ये स्थानों के बाद ही हम चिकित्सा
ये स्थानों का पूरा अध्ययन करने के बाद ही हम चिकित्सा स्थान और सिद्धि स्थान को पढ़ना शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि निदान स्थान, सूत्र स्थान और कल्प स्थान, सूत्र स्थान में तो बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं, सूत्र स्थान पढ़ना ही है। सूत्र स्थान में जो चिकित्सा के बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं उनको ही समझ के फिर वो व्याधि के निदान में यानी व्याधि के चिकित्सा में उपयोग करके पर्टिकुलर द्रव्य का चयन करके हम बिल्कुल कम टाइम में और कम दवाई यूज करके एक रुग्ण को जल्दी उपशय दे सकते हैं। तो सूत्र स्थान जैसे इम्पोर्टेंट है, वैसे निदान और कल्प स्थान भी चिकित्सा एक व्याधि की चिकित्सा करने के पूर्व निदान स्थान और कल्प स्थान का ज्ञान होना ये भी इम्पोर्टेंट है। निदान स्थान में 8 अध्याय दिए हैं, तो 8 अध्याय देने के पीछे में ऐसा है कि चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय है और निदान स्थान में 8 अध्याय है। तो निदान स्थान के जो ये 8 अध्याय है, ये केवल मात्र अध्याय नहीं है, तो ये एक सेट ऑफ संप्राप्ति यानी संप्राप्तियों का एक बंच है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो बताई गई है संप्राप्तियाँ, उनका अलग अलग एंगल से अगर विचार करते हैं तो वो हमें बाकी के चिकित्सा स्थान में जो व्याधि दिए हैं उन तक पहुँचाती है, उन तक यानी उनकी संप्राप्ति हम ये इन संप्राप्तियों के माध्यम से वो रोगों की संप्राप्ति बना सकते हैं। ऐसा इसलिए उन्होंने ज़्यादा एलोपरेटिव नहीं करते हुए निदान स्थान में 8 अध्याय दिए हैं, यानी 8 अध्यायों के माध्यम से अनेक संप्राप्तियाँ वहाँ पे दी है, जो अनेक रोगों का डायग्नोसिस करने के लिए या रोगों की निश्चिति करने के लिए हमें उपयोग में आती है। उसके बाद में सिद्धि स्थान और चिकित्सा स्थान, ये भी एक बेसिक है। रुग्ण को चिकित्सा देने में सिद्धि स्थान का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सिद्धि स्थान इसमें ऐसा है कि शोधन कि जैसे हमारे यहाँ पे आद्य वैद्य है, उन्होंने भी कहा है कि आयुर्वेद माइनस पंचकर्म इज इक्वल टू बिग ज़ीरो। से नाना जोशी वैद्य नाना जोशी सर है, उनका ये कहना था और ये बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि चिकित्सा स्थान में द्रव्य के मार्फत से चिकित्सा आई है, पर सिद्धि स्थान में जो शोधन उपक्रम है, पंचकर्म उपक्रम है, वो उनके बारे में जानकारी हमें सिद्धि स्थान में प्राप्त होती है। तो कुल मिला के ऐसा देखा जाए कि इसमें से कौन से स्थान को छोड़ के हम जल्दी से जल्दी पढ़ाई करके चिकित्सा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, सभी स्थानों को पढ़ने के बाद ही उत्तम वैद्य बन सकता है और उत्तम वो रुग्ण की चिकित्सा कर सकता है, ऐसा यहाँ से ज्ञात होता है और इस माध्यम से ही हमें पढ़ना है। और ये सब ऐसा बताने के बाद में चरक जी ने ये भी कहा है कि यत इह अस्ति तत अन्यत्र, यत न इह अस्ति न तत क्वचित्। यानी ये कॉन्फिडेंस उनका है कि ये संहिता में जो जो बताया है वो आपको सभी जगह मिलेगा, पर ये संहिता में जो बात बताई नहीं है वो आपको अन्य कई संहिता में या अन्य कोई भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेंगी। यानी एक आदि रोग है, एक आदि नया डिसीज़ है, जो जैसे कोविड है, उसका उदाहरण लेते हैं तो कोविड अभी पैंडेमिक जैसा हमारे देश पे अभी फैला था या अभी भी है, तो सभी जो ये थे अलग पैथियाँ थी वहाँ पे उसका एग्जैक्ट कुछ दिया ही नहीं था। और ये पर हमारे चरक संहिता में या हमारे आयुर्वेद में
चरक संहिता में आगे जाके हम पढ़ेंगे कि उनका ये कहना है कि कोई भी व्याधि का नाम देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो व्याधि को दोष दुष्य इत्यादि समूर्चना के हिसाब से आप उसको डायग्नोस कीजिए, और उसके बाद जो दोष है, जो दुष्य है, उसके वो क्या संप्राप्ति बनती है, उसका विघटन के लिए ये सूत्रस्थान के कुछ सिद्धांत आप लीजिए, और उसमें सिद्धांतों में फिर चिकित्सा स्थान के द्रव्यों की हेल्प लेके आप चिकित्सा कर सकते हैं। तो आप किसी भी व्याधि को ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। इसलिए उन्होंने ये कॉन्फिडेंस से कहा है कि यह संहिता में जो जो बात कही गई है वो आपको अन्य बाकी संहिताओं में मिल जाएंगी, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि जो यहाँ पे दी नहीं है और बाकी की संहिता में आपको मिल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो यहाँ पे दी है वो बाकी कई आपको नहीं मिलेंगी, ऐसा उनका कहना है। ये हिसाब से तो चरक, यहाँ पे चरक सिद्धि स्थान 12 वे अध्याय में और 54वां श्लोक है। ये अध्याय में चरक आचार्य ये इस कॉन्फिडेंस से यहाँ पे कहते हैं कि ये सब स्थानों की पढ़ाई करने के बाद वो ये कॉन्फिडेंस से भी कहते हैं कि ये चरक संहिता में यत इह अस्ति तत अन्यत्र, यह उनका कहना है कि ये संहिता में जो जो बात है वो अन्यत्र भी हो सकती है, पर यत इह न इह अस्ति न तत क्वचित, यानी इस संहिता में जो बात नहीं है वो आपको क्वचित ही बाहर में मिल सकेंगे। यानी जो ये संहिता में है वो बाहर आपको मिलेगा, पर ये संहिता में जो नहीं है और अलग से आपको कुछ डिसीज़ के बारे में या ये बारे में आपको बाहर की कोई पैथी में या बाहर की कोई संग्रह साहित्य में मिल रहा है, ऐसा क्वचित ही हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये सब सब कुछ जो है आपको ये चरक संहिता ही में मिलेगा, और इसके बाहर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाहर आपको नहीं मिलेगा। जो ये संहिता में है वही परिपूर्ण है, ऐसा कॉन्फिडेंस उन्होंने ये माध्यम से दिया है। तो हमें जब चरक संहिता पढ़ना है तो ये थॉट लेके पढ़ना है कि ये पूरे स्थानों का, उनके दी हुई और सूत्रों का, उनमें बताए हुए अध्यायों का हमको परिपूर्ण पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई यानी ऐसा नहीं है कि पढ़ते, हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो मुझे जितना समझता है, मैं जितना प्रैक्टिकली आपको बता सकूँगा वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। हर एक चीज़ को हम प्रैक्टिकली और क्लिनिकल अप्रोच से ही कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको, वो ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चरक संहिता पढ़ते समय उसमें से ही सूत्रस्थान पढ़ते समय सूत्रस्थान
जब पढ़ते हैं तब हमें धातु साम्य रूपी प्रयोजन में तीन स्थितियाँ जो संभावित है वो हमें पढ़ने की एक व्यवस्था यहाँ पे सूत्रस्थान में की गई है। तो उसमें फर्स्ट जो है उसमें फर्स्ट जो है तो धातु साम्य रूपी प्रयोजन में तीन स्थितियाँ संभावित, जो संभावित स्थितियाँ है वो सूत्रस्थान में हमें बताई गई है। पहली जो ये है, प्राकृत धातुओं को प्राकृत रखने का विज्ञान यानी स्वास्थ्य विज्ञान यानी वेलनेस। हम जब भी चरक संहिता पढ़ते हैं तो आयुर्वेद के बारे में जब बताया है तो आयुर्वेद के ऑब्जेक्टिव्स या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जैसे बोल सकते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन जैसे कहा गया है कि स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने का विज्ञान और आतुर व्यक्ति जो है उसको उसके रोग की चिकित्सा करके उसको स्वस्थ बनाने का विज्ञान यानी उसकी व्याधि को परिपूर्ण तरीके से ठीक करने का विज्ञान, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है ऐसा हम बोलते हैं। तो आयुर्वेद में क्या है, तो प्राकृत धातुओं को प्राकृत रखने का विज्ञान यानी स्वास्थ्य व्यक्ति को स्वस्थ रखने का विज्ञान यानी स्वास्थ्य विज्ञान यानी वेलनेस। दूसरा है प्राकृत धातु विकृत कैसे होते हैं यह विज्ञान यानी रोग निदान। यानी स्वस्थ व्यक्ति है, अगर उसके धातु या दोष प्रकोपित होते हैं, उससे धातु भी दुष्य होते हैं, तो उसमें रोग की कंडीशन निर्माण होती है। तो रोग जब निर्माण होता है, व्याधि निर्माण होते हैं, तो उसके लक्षण निर्माण होते हैं, उसके कारण उसकी पीड़ा या दुख उत्पन्न होता है और वो रुग्ण अपने आप को व्याधि से ग्रसित कहता है। तब हमें डायग्नोसिस करना है यानी कौन सा दोष बड़ा है, कौन सा धातु दूषित हुआ है, ये माध्यम से उसका एक डायग्नोसिस करना है। और उसके बाद में विकृत धातु को प्राकृत कैसे बनाया जा सकता है, यह विज्ञान यानी चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट। तो ये स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का विज्ञान और विकारस्य धातु स्वास्थ्यस्य स्वस्थ रक्षणम विकारस्य विकार को पूरी तरीके से अच्छा करने का विज्ञान यानी व्याधि रुग्ण को ठीक करने का विज्ञान। ये दो जो प्रयोजन है वो आयुर्वेद के प्रयोजन है। और ये चरक संहिता पढ़ते समय सूत्रस्थान जब पढ़ेंगे हम तो ये तीनों बातों की परिपूर्तता हमारे पढ़ाई में होगी और ये तीनों बातों पे हम कंसंट्रेट करने वाले हैं। और सूत्रस्थान के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि ये इन बातों को कैसे ट्रैक करना है। जैसे सूत्रस्थान में मेनली सूत्रस्थान में स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में हमें पता चलेगा। निदान स्थान से हमें रोगों का डायग्नोसिस करना कैसे करना है लक्षणों के माध्यम से वो पता चलेगा। और चिकित्सा स्थान जो चरक संहिता चिकित्सा श्रेष्ठ संहिता चिकित्सा स्थान के वजह से वो काय चिकित्सा श्रेष्ठ प्रधान ग्रंथ ये चरक संहिता है, ये हम कहते हैं। तो मेन यानी चिकित्सा, तो ये चरक संहिता होल जब पढ़ेंगे तब आपके यानी ये तीनों पैरामीटर जो है ये तीनों पैरामीटर्स फुलफिल करने का काम चरक संहिता करेंगी।
और आप एक स्टेप अहेड हो जाओगे कि परिपूर्ण वैद्य बनने की दिशा में। तो आगे हम जब सूत्रस्थान की बात करते हैं तो सूत्रस्थान ये इसका जो डिवीज़न है वो 7 चतुष्क, यानी 7 प्रकार के चतुष्क और संग्रह द्वय, यानी 2 अध्याय जो है, 28 अध्याय इन 7 चतुष्कों में आए हैं। एक चतुष्क में 4 अध्याय, ऐसे करके 7 चतुष्क में 28 अध्याय। और जो 2 लास्ट के अध्याय है वो संग्रहणीय अध्याय है, उसमें कलेक्शन काफ़ी किया गया है। तो उस तरह से है। तो ये जब 7 चतुष्कों की बात होती है तो हमें जैसे ये कोड हम इसके माध्यम से ये 7 चतुष्क ध्यान में रख सकते हैं। जैसे पहला चतुष्क है भेषज चतुष्क, उसके बाद में है स्वस्थ चतुष्क, उसके बाद में है निर्देश चतुष्क, उसके बाद में है कल्पना चतुष्क, उसके बाद में है रोग चतुष्क, उसके बाद में है योजना चतुष्क, और लास्ट में है अन्नपान चतुष्क। यानी जो संग्रहणीय द्रव्य है, संग्रहणीय, तो यहाँ पे लास्ट में आपको बताया गया है। तो ये जो धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र शास्त्र प्रयोजनम, तो चरक सूत्र स्थान का जो प्रयोजन है सूत्र स्थान का, वो धातु साम्य क्रिया, यानी बाकी पैथियाँ हम जब देखते हैं, हम जब कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिखती है, जो डिसीज़ को ट्रीट करने का उनका अप्रोच जो दिखता है। तो जो सिम्टम्स जब एक आदि व्यक्ति को सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो तब कुछ तो भी डिसीज़ हुआ है, या वो डिसीज़ के डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। और डिसीज़ का एक बार डायग्नोसिस हो जाने के बाद में वो जो सिम्टम्स है वो जब स्टेबलाइज होता है, नॉर्मल होता है, तब वो डिसीज़ ठीक हो गया है, इस यहाँ तक ही बाकी पैथियों की पहुँच है। पर ये होने के बाद में भी बॉडी ऐसी है कि उसका अंदरी जो हिस्सा है वो हम बॉडी को, यानी शरीर को अपने बहुत सूक्ष्म लेवल पे देखते हैं, पंचधातु, उसमें ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। और जब जब आती है इंद्रियों की चिकित्सा की, या ये तो हम आयुर्वेद में कौन सा भी व्याधि हो जाए उसकी तो चिकित्सा करते हैं, पर हमारे यहाँ पे अपुनर्भव चिकित्सा भी एक बताई गई है। वो इसलिए कि जब व्याधि एक लेवल तक ठीक हो जाते हैं, उसके 3 साल से एक व्याधि है, उसके लक्षण हैं, वो शरीर उसको लेके चल रहा है, और एक दिन एक वैद्य आता है, उसको वो लक्षण बताता है, वो लक्षण की चिकित्सा करता है, और वो लक्षण नॉर्मल हो जाते हैं। पर हमारी इसमें जो चिकित्सा बताई है वो हेतु विपरीत, इसको हेतु विपरीत चिकित्सा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है कि आप पहले कौन से भी व्याधि का हेतु अगर परफेक्ट निकालना सीख गए तो आपको वो हेतु को अवॉइड करना है, तो आपकी 50% चिकित्सा वहाँ पे हो जाती है। और जितने दिन से, 1 साल से, 2 साल से वो व्याधि, वो हेतु सेवन चलता आ रहा है, और वहाँ से वो व्याधि की उत्पत्ति हो रही है, अवस्थान्तर उसका हो रहा है। तो ये जो 2 साल में, 1 साल या 2 साल में जब जितने दिन व्याधि जो हेतु सेवन चले हैं,
तो हेतु बंद करने के बाद आगे में उसका प्रोग्रेशन रुक गया है, तो 50% चिकित्सा यहाँ पे हो गई है। तो उसके बाद में जो इतने साल का जो हेतु का ट्रैवलिंग पीरियड है, उसके कारण जो शरीर में विकृतियाँ उत्पन्न हो गई है, उनको ट्रीट करने के लिए फिर हमें औषधि देनी पड़ती है, औषधि द्रव्यों का उपयोग करना पड़ता है। तो औषधि द्रव्य देने के बाद वो रिमेनिंग 50% कवर हो जाता है और बॉडी एक स्टेबल लेवल पे आ जाती है। और उसके बाद में जो हमारे धातु है, सप्त धातु, हमारा जो ये व्याधि चल रहा था, ये हेतुओं के वजह से जो व्याधि हुआ था, और ये हेतुओं ने शरीर में जो दूषित करने का काम किया है, वो कौन से धातु तक किया है, कौन से धातु उसमें इन्वॉल्व है। तो ये धातु की चिकित्सा, यानी ये धातु साम्यता प्रस्तापित करना, ये आयुर्वेद चिकित्सा का एक मौलिक सिद्धांत है। और इससे बॉडी पूरी तरह से नॉर्मलाइज और स्टेबलाइज हो जाती है। और हम अपुनर्भव चिकित्सा उसके लिए ही है कि धातु साम्यता में लाना, क्योंकि चिकित्सा की डेफिनेशन ही वही है कि धातु साम्य करना या दोष वैषम्य जो है उनको, धातु वैषम्य जो है उनको ये चतुष्कों का यूज करके धातु साम्य करना। जैसे धातु साम्य है, एक व्यक्ति निरोगी है, उसमें ये निर्देश चतुष्क में जो बताया गया हुआ सब है, आगे जैसे हम पढ़ेंगे। रोग चतुष्क में जो भी आए हुए बातें हैं, और संग्रह द्वय, इसमें अन्नपान और खाना पीना जो भी है, ये चीज़ें हमारी गलत जब होती है तब हम धातु वैषम्य की ओर बढ़ते हैं। और धातु वैषम्य जब हो जाता है, तब इन जो 7 चतुष्क है उनमें से जो बाकी की बची हुई चतुष्क है, उनमें जो कुछ भी बातें या सिद्धांत बताए हुए हैं, जैसे भेषज चतुष्क है, योजना चतुष्क है, यानी भेषज चतुष्क है यानी क्या है, इसमें औषधि द्रव्य बताए हैं, औषधि द्रव्य बताए हैं। औषधि द्रव्यों की फिर योजना करनी है हमें, और योजना भी कर लिए तो फिर उनकी कल्पना, यानी यहाँ पे भी फिर द्रव्य बताए हैं, कैसे योजना करनी है और कौन से माध्यम से फिर धातु साम्य करना है, वो ये 3 चतुष्कों के माध्यम से हम डिसाइड कर सकते हैं। यानी धातु साम्य है किसी का, तो यहाँ ये चतुष्कों में अध्याय है, इसमें 4 अध्याय है, इसमें 4 अध्याय है, इसमें 2 अध्याय है। तो ये जब सूत्रस्थान हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब ये 4 अध्यायों में और ये जैसे 10 अध्यायों में जो बातें बताई गई है, उसका हमने प्रॉपर फॉलो नहीं किया, तो तब जाके धातु वैषम्य होके रोग निर्माण हो जाता है। और जब धातु वैषम्य हो गए, रोग निर्माण हो गए, तो उसको ठीक करने के लिए ये जो चतुष्क है, इसमें 4 अध्याय, इसमें 4 अध्याय, इसमें 4 अध्याय, तो ये 4 अध्यायों में जो बातें बताई गई है उनका अनुलंब करके हम वो व्याधि की चिकित्सा करके हम धातु साम्य प्रस्तापित कर सकते हैं। ऐसे ये चरक संहिता की सूत्रस्थान की रचना, चरक संहिता में सूत्रस्थान की रचना इस फॉर्मेट में की गई है। और बाद में हमें जो चिकित्सा का मूल प्रिंसिपल है सामान्य विशेष सिद्धांत, तो सामान्य विशेष सिद्धांत में स्वस्थ चतुष्क, अन्नपान चतुष्क, ये जो संग्रह द्वय है, तो उनका जो अवलंब है वो सामान्य विशेष, इस चिकित्सा सिद्धांत में जब हम करेंगे उस उपयोग से उस सिद्धांत को वैसे अप्लाई करना है, वो हम आगे में जब जैसे जैसे पढ़ेंगे वो अध्याय में हम देखते जाएंगे।
तो जैसे हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो पहला हमारा भेषज चतुष्क है उसमें 4 अध्याय है। तो पहला अध्याय है दीर्घंजीवितीय अध्याय। तो आयुर्वेद ये पहले से ही बातें कर रहा है, या आयुर्वेद की जब बात आती है तब सुंदर और दीर्घ जीवन की कामना, ये एनी डाउट कोई भी बता सकता है। तो पहले ही अध्याय में उन्होंने दीर्घंजीवितीय अध्याय ये नाम देके वहाँ पे आयु को कैसे बढ़ाया जाए और आयु को बढ़ाने के लिए हमें कौन से पैरामीटर्स और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। जैसे त्रिदोष, सप्तधातु और उनका कैसे हमें ध्यान रखना है, और स्त्री स्कंद, हेतु, लिंग, औषध इसके बारे में उन्होंने वहाँ जानकारी दी है। और ऐसे उन्होंने वो अध्याय को कंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद में उन्होंने भेषज चतुष्क नाम देने का अर्थ यानी यहाँ पे भेषज भेषज यानी उन्होंने पहले तो बेसिक नॉलेज दे दिया है कि दोष कैसे है, धातु कैसे है, और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे हमें द्रव्य का भी बारे में जानकारी पहले से ही दे दी है। यानी जब मैं हमारे सर के यहाँ पे जब पढ़ रहा था, अंडर प्रैक्टिस में था, तब उन्होंने हमें बताया था कि चरक संहिता एक ऐसी संहिता है कि इसके लॉजिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे जो बातें आई है वो बिना कारण नहीं आई, हर एक बात का एक मीनिंग है। उसको हमने उनकी थॉट प्रोसेस को समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर वो थॉट प्रोसेस हम समझ गए या उनके नज़दीक भी वो समझने लगे तो हम चिकित्सा करने में माहिर हो जाएंगे, या हमें एक अलग ही अनुभव आएगा। तो उन्होंने जब बताया था कि देखो कि कोई भी अभी बाकी संहिता है तो उन्होंने सब पहले बता दिया है, उसके बाद में उन्होंने चिकित्सा या द्रव्यों का यूज़ किया है। पर जैसे चरक संहिता है उसने दूसरे तीसरे अध्याय में ही सूत्रस्थान के हमें द्रव्य बता दिए या ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जानकारी दे दी है। तो ये ऐसा क्यों हुआ होगा कि सब बाकी संहिता ऐसे कहती है कि पहले पूरी जानकारी ले लो, पहले पूरा डिसीज़ और दो उसके बारे में निदान वगैरह ये पढ़ लो, और उसके बाद में हम चिकित्सा की तरफ बढ़ेंगे। पर उन्होंने प्राइमरी लेवल की चिकित्सा चरक से आचार्य ने यहाँ पे बता के रखी है। तो उन्होंने हमारे सर ने जो एक्सप्लेन किया है उनके बारे में कि जैसे हम कभी भी फर्स्ट ईयर में बीएमएस को या कोई भी पैथी में जब आते हैं तो हमारे एडमिशन लेते हैं तो हमारे परिवार के जो सदस्य हैं तो हमें वो डॉक्टर की नज़रिए से देखते हैं, और वो हमें कई बार ऐसे है कि अरे तू तो अभी डॉक्टर बनने जा रहा है, तू पढ़ाई कर रहा है, तो अ, हमको बता बर अभी कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है तो मुझे कोई गोली दे दे, गोली लिख के दे दे या कुछ औषध दे दे ऐसे, और मेरा ये प्रॉब्लम तू सॉल्व कर दे। हालांकि उनको भी पता है या उनको भी समझना चाहिए कि हम फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में अभी अभी एडमिशन लिए तो कैसे क्या हमें मेडिसिन आएगा। पर ये जब ऐसा होता है तब हर एक फैमिली में ऐसे कुछ सदस्य जो हमें डोमिनेट करने की कोशिश करने को देखते हैं, तब भी का यही सॉल्यूशन है कि हमने अगर पहले ही ईयर में अगर भेषज चतुष्क और चरक संहिता खोली, उसमें सूत्रस्थान में से भेषज चतुष्क अगर पढ़ लिया तो उसमें से पहले 4 अध्यायों में ही हमें जैसे अपामार्ग तंदुलीय अध्याय है, इसमें शिरोविरेचनीय द्रव्यों के बारे में बताया है। आरगवदीय अध्याय है, इसमें आगे में जाके 28 टाइप्स की योगागु बताया गया है। और षड विरेचन शत आश्रय अध्याय जो है इसमें पंचविध कषाय कल्पना के बारे में बताया है। महाकषाय ये महाकषायों का वर्णन, महाकषायों का वर्णन इस अध्याय में दिया है। तो जैसे जीवनीय महाकषाय, शूलग्नि, दीपग्नि, ये जो यवागु है, शूलग्नि यवागु, दीपनीय यवागु, तो हमें
किसी का अगर अग्निमांद्य है, ऐसे उसकी कंप्लेंट है, तो हमें दीपनिया यवागु में से द्रव्य निकाल के हम उसको देख के उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको राहत पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही हम फर्स्ट ईयर में, और ये चरक संहिता का जो सूत्रस्थान है हमें सेकेंड ईयर में या पूर्वार्ध करके हमें पढ़ाई पढ़ाई में रहता ही है। तब वही ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम कैपेबल हो जाते हैं। ये ऐसी दूरदृष्टि उनकी शायद हो सकती है, ये कॉन्फिडेंस दे देता है ये चरक संहिता पढ़ने के बाद में, या हमने कभी किसी की ट्रीटमेंट की तो वहाँ से भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हमारे प्रति उनकी जो ये है उनका भी आदर बढ़ता है। उसके के तुरंत बाद स्वस्थ चतुष्क का वर्णन किया है। स्वस्थ चतुष्क में मात्राशीतीय अध्याय है, वहाँ पे हित या अहित आहार, स्वस्थ नृत्य, और जो दिनचर्या है हमारी, वो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तृतीय अध्याय जो है उसमें ऋतुचर्या के बारे में बताया गया है कि ऋतु कौन से है और किन ऋतु में क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, उसमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, उसके बारे में बताया है। न वेगान धारणीय अध्याय, यानी ऐसे कौन सी जो वेग है उनका धारण नहीं करना चाहिए, ये सब बातें। इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय, इसमें सदवृत्त के बारे में बताया है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, एक डिसिप्लिन लाइफ जो यहाँ पे बताई गई है। और आज के समय में देखा जाए तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये बहुत ही इसकी संख्या बढ़ गई है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है उनकी बहुत ही संख्या बढ़ गई है। तो इनका डायरेक्ट रिलेशन यहाँ से आता है। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, आपका रूटीन डिसिप्लिन है, आप यहाँ पे जो ये चतुष्क में जो बताए हुए हैं, हिताहार, स्वस्थ उत्तर, दिनचर्या, ऋतुचर्या अध्याय में और वेगान धार्मी अध्याय में आपको जो बातें बताई गई है, उनका अगर डिसिप्लिन से पालन करते हो तो आप ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये आप इनको टैकल कर सकते हो, या आपको इनकी कभी भी परेशानी नहीं वो परेशान करेंगे। ऐसी हम व्यवस्था यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद निर्देश चतुष्क है। निर्देश चतुष्क में खुड्डक चतुष्पाद अध्याय, ये जो है इसमें चतुष्पाद जो दिए हैं, भेषज, परिचारक, वैद्य, इस हिसाब से जो है चतुष्पाद बताए गए हैं। चतुष्पाद अध्याय है। त्रिहेशनाई अध्याय है, वात कला गलीय, वात के गुण कैसे होते हैं, ये निर्देश दिया गया है। ये निर्देश यानी ये बातें बताई गई है हमें कि ये चीज़ें ऐसे ही होना चाहिए। निर्देश का मतलब है कि एक हमें गाइडलाइन दी गई है कि ये जो बातें हैं, इन अध्यायों में जो बातें कही गई है, ये इनका बेसिक है, इनकी एक बेसिक लाइन है। ये बातें यही दायरे में रहनी चाहिए। अगर ये दायरे से हटकर कुछ बातें होती है तो वो विपरीत है, कुछ ना कुछ नुकसान करेंगी या कुछ गलत है, ऐसा हमें समझना चाहिए। उसके बाद में कल्पना चतुष्कम। कल्पना चतुष्क में कल्पनाओं का जैसा वर्णन, कल्पनाओं यानी कल्पना, यानी स्नेह अध्याय, स्वेदन अध्याय, उपकल्पनीय, चिकित्सा प्रवृत्ति जो अध्याय है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। रोग चतुष्क में कि अंत्य शिरसी अध्याय, शिरो रोग के बारे में, यानी जो त्रिमर्म है, त्रिमर्म, शीर, बस्ती यानी हृदय, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। त्रिशोतीय अध्याय में जो एक व्याधि है शोथ, और ये शोथ जो है ये व्याधि भी है, एक लक्षण भी है।
और ये जो लक्षण है ये बहुत सारे व्याधियों में हमें दिख पड़ता है। तो उसकी जो संप्राप्ति संख्या संप्राप्ति जो बताई गई है ये चैप्टर में, ये अध्याय में, तो वो समझने की एक निर्देशकारिता और एक ये कि शोध जैसा है उसी तरह बाकी के व्याधि भी या बाकी के लक्षण भी हो सकते हैं, उनका विचार करना चाहिए। ऐसा हमें यहाँ से समझता है अष्टोत्तरीय अध्याय और महारोग अध्याय। यानी ये जो रोग चतुष्क है उसको पढ़ने के बाद में जो यहाँ से हमें रोगों की मल्टीपल जो डिसीजेस है अभी, मल्टीपल जो डिसीजेस अभी नए नए डिसीजेस आ रहे हैं, तो उनकी संप्राप्ति बोल सकते हैं हम, या कैसे कैसे डिसीज फॉर्म होते हैं। तो यहाँ से वो एक हम थॉट प्रोसेस एक डेवलप कर सकते हैं। योजना चतुष्क, यानी अभी ये सब रोग के बारे में हो गए। अभी योजना करनी यानी चिकित्सा उपक्रम हमें यहाँ पे लिखना है या चिकित्सा उपक्रम डिसाइड करना है। तो अष्टोनिंद्य अध्याय, लंघन ब्रूनीय अध्याय, संतर्पणीय अध्याय, विधिशोनितीय अध्याय, इन अध्यायों का हमें जो अध्ययन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हम जब चिकित्सा उपक्रम करते हैं तो दो उपक्रम स्पेशली कोई भी व्याधि में इम्पोर्टेंट है कि वो व्याधि पहले तो अपतर्पणीय है या संतर्पणीय, उसके बाद में ही हम अपतर्पणीय व्याधि है तो उसकी चिकित्सा संतर्पणीय तरीके से करते हैं। संतर्पणीय व्याधि है तो उसकी चिकित्सा हम अपतर्पणीय तरीके से करते हैं। तो ये हमें वो वहाँ पता चलेगा। इसके बाद में हम अन्नपान चतुष्क में जो अध्याय दिए वहाँ पे हमें अन्नपान विधि अध्याय, विधि शीतपितीय अध्याय, यानी अष्टनिंदित यानी अष्टविध आहार विधिविता, अष्टविध आहार की जो विधि विधायन जो किया है उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कौन सा पदार्थ हितकर है, अहितकर है, हिततम है, अहिततम है, इनके बारे में यहाँ पे हमें यहाँ जो जानकारी मिलती है। और संग्रह द्वय 10 प्राणायनीय अध्याय और अर्धदशम महामूलीय अध्याय, ये जो संग्रहण किया है इसमें कलेक्शन, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ये सब जो बातें हैं, ये चतुष्क है, इनसे ही सूत्र स्थान ये कंप्लीट होता है। और हर एक चतुष्क का अपना एक इम्पोर्टेंस है। और उस जब हम वो चतुष्क में एंटर होते हैं, नए नए चतुष्क जब पढ़ेंगे नए नए इसमें, तो वो थॉट प्रोसेस थ्रू आउट द चतुष्क बदलते जाएंगी उसका कैसे। और ये बातों का जब हम एक एक बातों का सब प्रिंसिपल वो ट्रीटमेंट के हिसाब से या हमें चिकित्सा में या डायग्नोसिस में कैसे यूज़ करना है, वो हम वही थॉट प्रोसेस हमें अपनानी है और वही थॉट प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। और उससे ही हमें चिकित्सा में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि आपको डायग्नोसिस करना आ गया, आपको हेतु निकालना आ गया, तो द्रव्य ये मात्रा भर है कि आयुर्वेद में इतने सारे द्रव्य बताए गए हैं, तो आप इनमें से कौन से भी द्रव्य का चयन उस संप्राप्ति को भंग करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसलिए सूत्र स्थान की पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, ये कहना है। और यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू।